नमस्कार, मैं मनीषा शर्मा इस चुनावी रण में आपका स्वागत करती हूं। अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र भी अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र की तरह से इस बार प्रत्याशियों के महादंगल के लिए तैयार है। इस बार भी कई दलों के प्रत्याशी और कई निर्दलीय प्रत्याशी अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से भी अपनी ताल ठोकेंगे। आज मैं आपको रूबरू करवाने जा रही हूं एक ऐसी युवा शख्सियत से जो हमारे अजमेर की जिला प्रमुख रह चुकी हैं। आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, मैं आपका परिचय करवाने जा रही हूं वंदना नोगिया से, जो हमारी पूर्व जिला प्रमुख रही हैं और इस वक्त बीजेपी के अंदर एक युवा नेत्री के तौर पर सामने आई हैं। वंदना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डेजर्ट एक्सप्रेस के चुनावी रण में। थैंक यू। वंदना जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका चुनावी करियर, आपका जो राजनीतिक करियर है वो किस तरह का रहा, कब आपने शुरुआत की। आप एक युवा चेहरे के तौर पर जानी जाती हैं, तो आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत तो मैं कहना चाहूँगी वैसे तो बचपन से ही हुई है, जन्म से ही हुई है, क्योंकि दादाजी मेरे पार्षद रहे हैं और जनसंघ से ही उन्होंने काम किया है। तो ये कहना चाहूँगी कि जब जन्म लिया तब से ही शुरुआत है। पर मूलतः मेरी सक्रिय राजनीति में मेरी शुरुआत 2014 में हुई, जब मैं यूनिवर्सिटी में थी। मैं अपने एमएससी कर रही थी, उसी समय मेरी सक्रियता हुई और इसी के साथ मैंने 2015 में मैंने चुनाव लड़ा और संगठन और सभी के प्रयासों से मैं संगठन के आशीर्वाद से जिला प्रमुख बनी। आप निर्विरोध जिला प्रमुख के तौर पर चुनी गई थी और सबसे युवा जिला प्रमुख आप बनी थी अजमेर की। और अब तक का आपका जो पॉलिटिकल करियर रहा है उसमें अगर आपने गौर किया हो तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अजमेर में जो पुरानी राजनीति थी तब का माहौल और अजमेर का अब जो राजनीतिक माहौल है, इसमें आप क्या अंतर देखती हैं? बिल्कुल, पहले की राजनीति और अभी की राजनीति में बहुत अंतर है। पहले की राजनीति में मैं यूँ कहता हूँ कि एक परिवार था हमारा, जिसमें कोई नाराज़ भी होता था तो हम उसे मनाते थे और वो मान भी जाता था। पर अभी की राजनीति ऐसी है कि नाराज़ होता है और उसे मनाने की कोशिश नहीं की जाती। और मैं कहती हूँ कि जब एक परिवार होता है, उस परिवार में 5 लोग होते हैं तो 5 सभी अपनी अपनी राय से चलते हैं, पर हमें उसमें सामंजस्य बिठाना पड़ता है। तो उसी प्रकार से अभी अजमेर की स्थिति कि हमें समन्वय बनाने की कहीं ना कहीं ज़रूरत है। आप अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से चुनाव के लिए दावेदारी कर रही हैं। विधायक पद के लिए आप पहले जिला प्रमुख रही हैं। तो अनीता बघेल जो कि 20 साल से विधायक हैं, अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में उनका अपना रुतबा है, उसके सामने आप अपनी दावेदारी को कितना मजबूत पाती हैं? अनीता जी पिछले 4 साल से विधायक हैं और टिकट मांगना इस लोकतंत्र का अधिकार है। इस लोकतंत्र में टिकट मांगना सभी को अधिकार है। मैं ही नहीं, इस विधानसभा में अन्य कोई और भी हैं जो सब टिकट मांग रहे हैं और टिकट मांगना एक लोकतंत्र का अधिकार है। और मैं अपनी दावेदारी को इस प्रकार मजबूती की, मैंने जिला प्रमुख रहते हुए बहुत से काम कराए हैं। जिला प्रमुख रहते हुए एक स्वच्छ मेरी छवि भी रही है और निश्चित तौर पर मेरा इस विधानसभा में नहीं, आटो विधानसभा में अच्छी सक्रियता है कि उस सक्रियता के नाते मैंने वहाँ जन लोगों से मैंने संपर्क साधा है और वहाँ पे काम करा है। इसी प्रकार से मैंने संगठन में भी काम किया है और संगठन में काम करते हुए हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। तो इस प्रकार से मैं अपनी दावेदारी को मजबूत मानती हूँ। अनीता बघेल 20 साल से विधायक हैं, 4 बार के कार्यकाल के अंदर वो एक बार मंत्री भी रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी जनता देखा जाए तो पूरी तरह से संतुष्ट नज़र नहीं आ रही है। तो आपको क्या लगता है कि उनके 20 साल के कार्यकाल में ऐसी क्या कमियां रही होंगी? जब आप विधायक बनती हो तो उन कमियों को दूर करेंगी? बिल्कुल, जो सबसे बड़ी कमी मुझे नज़र आती है कि लंबे समय से हमारे, अभी मैं बात कहना चाहूँगी स्मार्ट सिटी की बात आती है। अजमेर में अगर स्मार्ट सिटी की हम लोग बात करते हैं कि ये केंद्र की एक योजना है, इस केंद्र की योजना के हम लोग अजमेर को सौभाग्य मिला। अजमेर को सौभाग्य मिलने के बाद भी हमारा दक्षिण विधानसभा स्मार्ट सिटी में 1% भी नहीं आता है। तो ये एक दक्षिण विधानसभा के लिए दुर्भाग्य की बात है कि हमारा दक्षिण विधानसभा स्मार्ट सिटी में 1% भी नहीं आ पाया। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है। इस कमी के कारण हम लोगों को ये लगता है कि आज स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पाया। देखिए, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हैं तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में कई खामियां हैं और देखा जाए तो ना सिर्फ जनता बल्कि कई जनप्रतिनिधि ये मानते हैं कि इस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की नाकामी के पीछे, अजमेर के अंदर नाकाम हुआ है,
क्योंकि मूल भावना पूरी तरह से परिवर्तित हो गई है। 1000 करोड़ का केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट था, तो इसकी नाकामी के पीछे कहीं ना कहीं अजमेर उत्तर और अजमेर दक्षिण दोनों विधानसभा क्षेत्रों के जो विधायक थे उनमें इच्छा शक्ति की कमी थी। ठीक है, तो आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखती हैं? मैं कहना चाहूँगी स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट की आपने बात कही, और आप जिस प्रकार से कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी में हमारे दोनों ही जनप्रतिनिधि की कहीं ना कहीं इच्छा की कमी रही या कुछ विषय ऐसा रहा होगा, मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं प्रशासन और कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि, इनमें दोनों का ही सहयोग रहा है कि इन दोनों का आपसी समन्वय सही नहीं रहा है। इस कारण से खिंचमतान से ये लगता है कि मेरे को ये प्रोजेक्ट हमारा सफल नहीं हो पाया। देखिए, विधायक वासुदेव देवनानी तो फिर भी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में जो कमियां आ रही थी उनको लेकर जनता के साथ ज्ञापन देने पहुंचे, लेकिन ऐसी कोई सक्रियता विधायक अनीता बदेल की तरफ से नहीं देखी गई। तो आप क्या मानते हैं कि क्या वो इस मामले में पूरी तरह से निष्क्रिय थी या उनमें इच्छा शक्ति की कमी थी? ये तो आप बेटर जानते हैं मेरे से ज़्यादा कि आप लोग पूरे क्षेत्र में घूमते हैं, जनता से रूबरू होते हैं। मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि इच्छा शक्ति कितनी थी कितना नहीं ये आप सभी को पता है, जनता को पता है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। पर ये जरूर है कि कहीं ना कहीं किसी कारण से हमारा दक्षिण विधानसभा स्मार्ट सिटी से पिछड़ा है। देखिए, अजमेर के अंदर अगर ड्रेनेज सिस्टम की बात की जाए तो इस वक्त ड्रेनेज सिस्टम के हालात इतने दयनीय, नरकीय जीवन हो चुका है। अगर थोड़ी सी बारिश आ जाए तो निचले बस्ती इलाकों के अंदर हालात बहुत बिगड़ जाते हैं। तो और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो इसका सबसे ज़्यादा जो बुरा असर है वो अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र झेलता है, क्योंकि यहाँ निम्न आय वर्ग से जुड़े हुए लोग ज़्यादा हैं। तो आप यदि विधायक बनती हैं तो इस ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने की तरफ आपका क्या कदम होगा, ताकि इन लोगों का जो नारकीय जीवन है, जिसमें अगर घर के अंदर पानी भर जाए तो बर्तनों के बहने तक की स्थिति आ जाती है, तो आप इनके नरकीय जीवन को सुधारने में कितनी सक्रियता निभाएंगी? बिल्कुल, आपने कहा कि हमारा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र बिल्कुल जलमग्न हो जाता है बारिश के समय में। आपने बिल्कुल सही कहा और ये सच है। लंबे समय से हम लोग देखते आ रहे हैं कि दक्षिण विधानसभा हमारा जलमग्न हो जाता है बारिश के समय में। अगर मुझे ये सौभाग्य मिलता है तो मैं निश्चित तौर पर एक प्रशासन के साथ कहीं ना कहीं हमारी कुछ ना कुछ कोई कमी होती है, जिसके कारण से हम लोग एक सही राय या सही दिशा में हम लोग नहीं जा पाते। तो एक समिति बनाकर प्रशासन के साथ हम लोगों को इसके साथ बैठना चाहिए, क्योंकि प्रशासन और आम जनता आपस में साथ बैठती है तो बहुत सी गलियां निकल कर आती है, और इस गली के साथ इस ड्रेनेज के सिस्टम को हम लोग सफल बना सकते हैं। और ये जल भराव वाला जो क्षेत्र हमारा है इसे हम लोग एक नए सिरे से चालू कर सकते हैं, ताकि यहाँ की जो निम्न वर्ग के लोग हमारे रहते हैं उनको एक नर्क की ज़िंदगी से उठकर एक अच्छी ज़िंदगी हम इन लोगों को मिल सके। देखिए, अभी जैसे मैंने आपको कहा कि अजमेर दक्षिण क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां निम्न आय वर्ग के लोग ज़्यादा रहते हैं। महिलाओं की स्थिति भी काफ़ी दयनीय है। नशा यहाँ जो निम्न आय वर्ग है कई सारी कुंठाओं से पीड़ित है, हीन भावना से पीड़ित है, तो ऐसे लोग नशे का भी शिकार हो जाते हैं। कई बार कई समाज सेवी और कई जनप्रतिनिधि इनको नशे की आदत से छुड़ाने के लिए भी कई कदम उठाते हैं। तो ऐसे में निम्न आय वर्ग के उत्थान के लिए आपकी रणनीति क्या रहेगी? आपने बताया कि जिस प्रकार से यहाँ की निम्न आय वर्ग के लोग हैं वो नशे से या बहुत सी ऐसी बीमारियाँ हैं जिससे ये ग्रसित होते हैं। मेरा एक है कि स्पेशली महिलाओं के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। अगर मुझे ऐसा सौभाग्य मिलता है तो मैं महिलाओं के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के लिए एक ऐसी उद्योग या ऐसा व्यवसाय चालू करना जिससे वे अपना खुद का जीवन यापन कर सके, ना वो किसी पे भरोसा रह सके। साथ ही उन महिलाओं को इतना मजबूत करना कि वे अपने घर को पारिवारिक दृष्टि से देखा जाए तो वो बहुत ही सफल तरीके से चला सके। देखिए, महिलाएं जब सशक्त होंगी तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि महिलाएं जब सशक्त होंगी तो वो परिवार को और समाज को भी सशक्त बनाएंगी। आप इसका खुद जीता जागता उदाहरण है। लेकिन यदि आप विधायक बनती हैं तो क्या महिलाओं के लिए ऐसे कुटीर उद्योगों की अभिलाषा की जा सकती है जो महिलाओं को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से सशक्त बनाएंगे? बिल्कुल, ऐसी बिल्कुल कल्पना की जा सकती है और ऐसा बिल्कुल प्रयास किया जा सकता है, क्योंकि प्रयास करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं। और इस प्रकार से अगर सोच रखी जाएगी और प्रयास करा जाएगा तो निश्चित तौर पर महिलाओं के लिए, ऐसे आपने बताया कि कुटीर उद्योग इस प्रकार का बनाकर हम लोग एक सफल योजना के रूप में हम लोग महिलाओं के लिए उत्थान के लिए काम कर सकते हैं। देखिए, आप अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी कर रहे हैं।
अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो पिछड़ा हुआ है, तो यहाँ पर उद्योगों की स्थिति मजबूत बनाने के लिए आपका कदम क्या होगा? क्योंकि जैसे राजस्थान सरकार की तरफ से रिसर्जेंट राजस्थान जैसे समिट होते हैं, इसमें एनआरआईज को बुलवाया जाता है ताकि राजस्थान को औद्योगिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाया जा सके। तो आप कितनी कोशिश करेंगी अपने विधायक काल में कि जो उद्योगपति यहाँ आते हैं उनका रुझान अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की तरफ हो? बिल्कुल, मैं पूरा प्रयास करूंगी कि हमारा दक्षिण विधानसभा में हमारे यहाँ पर उद्योग डेवलप हो। और वैसे देखा जाए तो ये सिटी है और सिटी से थोड़ा सा बहुत सारे नॉर्म्स भी आते हैं, तो हमें यहाँ पर ऐसे व्यवसाय स्थापित करने होंगे जो हमें नॉर्म्स में भी दिक्कत ना आए हम लोगों को, और जनता भी इससे अच्छे से सफल कर पाए और हम लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं आए। क्योंकि बहुत बार प्रशासन और जब जनप्रतिनिधि बैठते हैं तो बहुत से नियम या बहुत सही बातें आती है। तो मेरा ये कहना है कि जनता सर्वप्रथम है और जनता के उत्थान के लिए हमें ऐसे उद्योग यहाँ पर लागू करने चाहिए। और मेरा अगर मुझे ऐसा सौभाग्य मिलता तो मैं ज़रूर ऐसा प्रयास करूँगी कि यहाँ पर महिलाओं के लिए या यहाँ की जनता के लिए ऐसे उद्योग हम लोग स्थापित कर पाए। जैसे अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जेएलएन हॉस्पिटल है, ऐसे ही अजमेर दक्षिण को भी स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में बेहतर बनाने के लिए सैटेलाइट हॉस्पिटल की स्थापना की गई थी, लेकिन अभी भी यहाँ काफ़ी कमियां हैं। कई ऐसे विभाग हैं जिनमें डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं। तो यूपीएचसी हो गई या फिर सैटेलाइट हॉस्पिटल हो गया, यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतरीन बनाने के लिए आपकी रणनीति क्या रहेगी? यहाँ पर सर्वप्रथम पहला तो है कि सैटेलाइट हॉस्पिटल है जो दक्षिण विधानसभा का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। पहले तो ये कि यहाँ पर जो सारे डिपार्टमेंट्स है उस डिपार्टमेंट में हर एक का अपना स्पेशलिस्ट यहाँ पर हो, ये सबसे पहले प्राथमिकता होगी। क्योंकि यहाँ पर दक्षिण विधानसभा में काफ़ी लोग जेएलएन नहीं जा पाते और वो यहाँ पर दिखाते हैं, तो बहुत बार ऐसा सामने आता है कि वहाँ पर डॉक्टर ही नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले डॉक्टर स्पेशलिस्ट को बिठाना सबसे बड़ी ये रहेगी। दूसरा ये रहेगा कि यहाँ पर जो भी स्पेशलिस्ट बैठे वो पूर्ण समय यहाँ पर दे, क्योंकि एक समय सीमित हो जाता है और उसके बाद में एक ये हो जाता है कि घर पे देखेंगे, तो वो वाली बात नहीं होती। क्योंकि हर यहाँ का हमारा निम्न वर्ग के लोग यहाँ पर रहते हैं जो इस प्रकार आर्थिक दृष्टि से कमजोर है और वह घर पे जाकर नहीं दिखा पाते। इसलिए सैटेलाइट हॉस्पिटल में हमारे ऐसे रिसर्च स्पेशलिस्ट यहाँ पर बैठे ताकि उनको सुविधाएं मिलें। वंदना जी, अब जब आप अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी कर रही हैं तो मैं जानना चाहूँगी कि आपकी इस वक्त जनता के बीच सक्रियता कितनी है? बिल्कुल, जनता के बीच मेरी अभी से नहीं, जब मैं जिला प्रमुख बनी थी तभी से मेरी सक्रियता चारों तरफ है। और मैंने यहाँ से मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ, तो निश्चित तौर पर यहाँ पे तो मेरी सक्रियता है ही है। महिला हो, युवा वर्ग हो, बुजुर्ग हो, सभी से मेरी अच्छी सक्रियता है। सबसे मेरी अच्छी राम राम है, सबसे मेरा अच्छा कुशल व्यवहार की तरीके से मैं उनसे बातचीत होती है और जो उनकी समस्या होती है, बात होती है, उनको मैं बहुत अच्छे से सुनती हूँ। अजमेर में युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है पेपर लीक मामला, जो कि बैक टू बैक कई सारे पेपर लीक होने की वजह से युवा हीन भावना से भी ग्रस्त होते जा रहे हैं और अवसाद का भी शिकार होते जा रहे हैं। तो ऐसे में युवाओं के उत्थान के लिए, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए आप कितनी सक्रियता निभाएंगे और आपकी रणनीति क्या रहेगी? इसमें मेरा सबसे बड़ा है कि जिस प्रकार से राजस्थान की कांग्रेस सरकार है, इस राजस्थान की कांग्रेस सरकार में 17 पेपर जिस प्रकार से लीक हुए हैं और जिस प्रकार से युवाओं को जिस प्रकार से कमज़ोर होना पड़ा और जिस प्रकार से उनको पीछे जाना पड़ा, बैकफुट पे आना पड़ा, तो मैं उनके उत्थान के लिए, युवाओं के उत्थान के लिए, क्योंकि मैं खुद एक युवा हूँ, इसलिए अगर मैं कहना चाहूँगी कि अगर मैं भी शायद एग्ज़ाम की कंपटीशन की तैयारी कर रही होती और कहीं ना कहीं पेपर लीक हो जाता तो हम लोगों को दिल पे बहुत आघात लगता है। इसी तरीके से मैं इन युवाओं के उत्थान के लिए यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले आरपीएससी में जो भी समिति बैठती है या जो भी पेपर का जो सिस्टम होता है, तरीका होता है, उसको सही सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग गोपनीय रखें। बहुत बार ये होता है कि आरपीएससी में ऐसे लोग बैठे रहते हैं, ऐसी ऐसी समिति रहती है कि वहाँ पर गोपनीयता नहीं रह पाती। ये कारण हमारा रहता है कि हम लोगों को आरपीएससी में कहीं ना कहीं हमारा इंटरफेयर होना चाहिए कि हम लोग उसको बहुत तरीके से और निगरानी से हम लोग देख सकें। वंदना जी, इस बार चुनाव में जब आप दावेदारी कर रही हैं तो आपके चुनावी मुद्दे क्या होंगे? मेरे सबसे बड़े मैं दावेदारी कर रही हूँ निश्चित तौर पे। इसमें मेरा सबसे बड़ा है कि यहाँ पर दक्षिण विधानसभा में सबसे बड़ी अगर बात हम कहें तो जलमग्न की आती है।
आपने पहले भी ये बात कही थी कि हमारा ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हमारा पानी भर जाता है और यहाँ तक कि बर्तन तक बाहर आ जाते हैं, लोगों के घरों से बर्तन बाहर बहते हैं। तो मेरा सबसे बड़ा ये रहेगा कि यहाँ पर हम लोग एक ऐसा प्रयास करें कि जिस प्रकार से हमारे पुल बने हुए हैं या ऐसे हमारे नाले बने हुए हैं, उन नाले की हम लोग प्री प्लानिंग करके सफाई करें। साथ ही एक ऐसा ड्रेनेज बनाने की कोशिश करें कि शायद वो सारा उसमें एक में ही शामिल हो जाए और उसका रास्ता एक ही बने और वो सही तरीके से मजबूत बनकर उसका रास्ता निकलकर पानी की समस्या की निकासी हो। वंदना जी, एक छोटा सा सवाल, छोटा सा जवाब, संक्षिप्त में जानना चाहूँगी इसका जवाब। आप अनीता बघेल जो वर्तमान विधायक हैं, इनके 20 साल के कार्यकाल को सक्सेसफुल मानती हैं या फेल? ये तो जनता ही जवाब दे सकती है, क्योंकि जनता के बीच में ये बात सारी आती है और कहीं ना कहीं जनता बहुत अच्छे से जानती है कि हम ये सक्सेसफुल है कि नहीं है, क्योंकि वो मंत्री भी रही हैं, उन्होंने बहुत से काम कराए भी हैं, बहुत से काम लोगों की अपेक्षा रही है, वो काम नहीं भी हो पाए, तो कहीं ना कहीं इसकी बात का जवाब जनता देगी। तो आप ये मानती हैं कि जब विपक्ष की सरकार होती है तो विधायकों को काम नहीं करने दिया जाता है? ये भी बात सच है कि जब विपक्षी सरकार होती है तो विधायकों को काम नहीं करने दिया जाता है। कहीं ना कहीं अड़चनें आती है, केंद्र से हमारी यहाँ योजना आती है, पर स्टेट की हमारी सरकार नहीं होने के कारण स्टेट से हम लोगों को बहुत सारी तकलीफ आ जाती है। तो कहीं ना कहीं ऐसी भी होती है कि विधायकों को काम भी नहीं करने दिया जाता और कहीं ना कहीं अपनी इच्छा शक्ति भी होती है कि काम कराने के तरीके होते हैं। वो किस प्रकार से जनता के प्रति अटूट विश्वास जब जनता करती है उन पर, तो हम लोगों को उसी विश्वास के साथ उनका काम भी कराना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल, यदि आपको पार्टी की तरफ से टिकट नहीं मिलता है तो क्या आप बगावती तेवर अपनाते हुए निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ेंगी? ये सवाल आपने मैं तो पहले कहूँगी कि सवाल ही आपका गलत है, क्योंकि मैं संगठन की हूँ और जिस परिवार से मैंने जन्म लिया है वो हमारा ऐसा परिवार कि हमारी विचारधारा ही इस पार्टी के लिए मरना और इस पार्टी के लिए जीना है। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे टिकट नहीं देती है और किसी को भी टिकट देती है तो मेरा निश्चित तौर पर मेरा परिवार और मेरे सारे जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ लगेंगे, काम करेंगे, क्योंकि मैं खुद संगठन की हूँ। और आपने कहा कि निर्दलीय या बगावत, इसका तो हमारा सवाल ही नहीं उठता। ये थी खास मुलाकात पूर्व जिला प्रमुख वंदना नोगिया के साथ, जो अपनी साफ सुथरी और निर्विवाद छवि के रूप में के तौर पर जानी जाती हैं। वंदना नोगिया जो युवा शक्ति का चेहरा है और एक युवा वर्ग को नेतृत्व प्रदान करती हैं, महिलाओं के लिए कुछ खास करना चाहती हैं, अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र का जीवन स्तर ऊंचा उठाने का ख्वाब देखती हैं। अब देखना यह है कि इस बार के चुनाव में पार्टी इन्हें टिकट देती है या नहीं, लेकिन ये साफ है कि वंदना नोगिया निर्दलीय के तौर पर दावेदारी नहीं करेंगी, क्योंकि इनकी आस्था अपने संगठन के प्रति पूर्ण निष्ठावान है। द डेजर्ट एक्सप्रेस के साथ मैं मनीषा शर्मा।